नमस्कार। आज हम बात करेंगे हर्षवर्धन की। देखिए, हर्षवर्धन का जो संबंध था वो थानेश्वर के वर्धन या पुष्यभूति वंश से था। देखिए, हर्षवर्धन का जो जन्म था वो 590 ईस्वी में हुआ था। हर्ष का जन्म थानेश्वर हरियाणा में हुआ था। हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन तथा उनकी माता का नाम यशोमती था। देखिए, हर्ष के भाई का नाम राज्यवर्धन तथा उनकी बहन का नाम राजश्री था। देखिए, उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था थानेश्वर, और थानेश्वर में राजा प्रभाकर वर्धन राज किया करते थे। राजा प्रभाकर वर्धन ने महाराज के स्थान पर महाराजा धिराज और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। देखिए, राजा प्रभाकर वर्धन 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मालवों, गुर्जरों और हूणों को पराजित कर चुके थे, किंतु राज्य की पश्चिमी सीमा पर हूणों के छुटपुट उपद्रव होते रहते थे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन राजा बना, और फिर उसे खबर मिली कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के राजा देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया है, और उन दोनों ने मिलकर ग्रहवर्मा की हत्या कर दी है और उनकी बहन राज्यश्री को कैद में डाल दिया है। शशांक और देवगुप्त की योजना थानेश्वर पर आक्रमण करने की थी, और ये खबर सुनकर राज्यवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। देखिए, राज्यवर्धन ने बड़े ही शौर्य का परिचय देते हुए देवगुप्त की सेना को पराजित कर दिया, परंतु शशांक ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना। जिस समय हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा उस समय उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। देखिए, जब हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा तब उसके सामने 3 समस्याएं थी। एक, अपने भाई राज्यवर्धन के हत्यारों से बदला लेना, दूसरा ग्रहवर्मा की हत्या का बदला लेना, और तीसरा अपनी बहन राजश्री का पता लगाना। देखिए, सिंहासन पर बैठने के बाद उसने शशांक और देवगुप्त से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और अपनी बहन राजश्री की सुरक्षा के लिए वो कन्नौज की तरफ आगे बढ़ा। देखिए, हर्षवर्धन जब कन्नौज की तरफ आगे बढ़ रहा था तो रास्ते में उसे कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का दूत हंस बेग मिला, और हंस बेग ने अपने राजा की ओर से हर्षवर्धन के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे हर्षवर्धन ने स्वीकार कर लिया। और आगे बढ़ने पर भांडी से सूचना मिली कि उसकी जो बहन है राजश्री वो कैद से मुक्त होकर विंध्याचल की ओर चली गई है। इस खबर को सुनने के बाद वो कन्नौज का मार्ग छोड़कर विंध्याचल की ओर आगे बढ़ा। देखिए, बौद्ध भिक्षु आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ने राजश्री को खोज निकाला। देखिए, वास्तव में राजश्री विंध्याचल पर सती होने के लिए गई थी। देखिए, राजश्री को हर्षवर्धन अपने साथ कन्नौज वापस ले आया, क्योंकि कन्नौज में ग्रहवर्मा की हत्या हो गई थी और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए कन्नौज के मंत्रियों और राजश्री की सहमति से हर्षवर्धन कन्नौज का भी शासक बन गया और वहां शासन के कामों को वो संचालित करने लगा। देखिए, अगर हम बात करें हर्ष के शासन प्रबंध के बारे में, तो हर्ष स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी। देखिए, बाणभट्ट के अनुसार अवंती युद्ध और शांति का सर्वोच्च मंत्री था। सिंहनाद हर्ष का महासेनापति था। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में इनकी व्याख्या कुछ इस प्रकार की है, जैसे कि अवंती युद्ध और शांति का मंत्री, सिंहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति, कुंतल अश्व सेना का मुख्य अधिकारी, स्कंदगुप्त हस्ती सेना का मुख्य अधिकारी, भंडी प्रधान सचिव और लोकपाल प्रांतीय शासक। देखिए, अगर हम बात करें हर्ष की, तो हर्ष बड़े ही परोपकारी सम्राट थे। सम्राट हर्षवर्धन ने भले ही अलग अलग राज्यों को जीत लिया था, लेकिन उन राज्यों के राजाओं को अपना अपना शासन चलाने की अनुमति दी थी। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी, और वो शर्त ये थी कि वो हर्ष को अपना सम्राट मानेंगे। हालांकि इस तरह की संधि कन्नौज और थानेसर के राजाओं के साथ नहीं की गई थी। देखिए, हर्षवर्धन ने शिक्षा को काफी महत्व दिया था। उन्होंने शिक्षा को देश भर में फैलाया था। हर्षवर्धन के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। देखिए, हर्षवर्धन एक बहुत ही अच्छे लेखक ही नहीं थे, बल्कि वो एक कुशल कवि और नाटककार भी थे। देखिए, हर्ष की देख रेख में बाणभट्ट और मयूरभट्ट जैसे मशहूर कवियों का जन्म हुआ था। यही नहीं, हर्ष खुद भी एक बहुत ही मंजे हुए नाटककार के रूप में सामने आए थे। नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका उनके द्वारा लिखे गए कुछ नामचीन नाटक हैं। देखिए, प्रयाग का मशहूर कुंभ मेला भी हर्ष ने ही शुरू करवाया था। देखिए, प्रयाग में हर साल होने वाला कुंभ मेला जो सदियों से चला आ रहा है और हिंदू धर्म के प्रचारकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि वो भी हर्ष ने ही शुरू करवाया था। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था ने हर्ष के शासनकाल में बहुत ही तरक्की की थी। भारत जो मुख्य तौर पर एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, हर्ष के कुशल शासन में तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा था। देखिए, हर्ष के शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से बहुत ही प्रगति की थी। इतिहास के मुताबिक चीन के मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में 8 साल तक उनके
दोस्ती रह रहे थे। देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में मुख्यतः उत्तरी भाग में अराजकता की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन ने वहां पर राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। देखिए ऐसा माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे और 60,000 से अधिक हाथी थे। जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा युद्ध में उसे पराजित कर दिया था। अगर हम बात करें हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार की तो उन्होंने लगभग आधी शताब्दी तक अपने राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन ने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज किया था। हर्ष ने लगभग 41 वर्ष तक शासन किया था। इन वर्षों में हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल एवं वल्लभीपुर तक कर लिया था। इसने आर्यावर्त को भी अपने अधीन कर लिया था। हर्ष के शासनकाल में भारत तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा था। हर्षवर्धन की अपनी पत्नी दुर्गावती से 2 पुत्र थे, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, पर उनके दोनों बेटों की अरुणासवा नामक मंत्री ने हत्या कर दी थी। इस वजह से हर्ष का कोई वारिस नहीं बचा था। हर्ष के मरने के बाद उनका साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरता चला गया और फिर समाप्त हो गया। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।